सवाल है कि क्या रूस और चीन ने मिलकर ईरान की ताकत को बढ़ा दिया है, और अभी से नहीं पहले से। अब तो नॉर्थ कोरिया भी साथ खड़ा हुआ है यूएस और इजराइल के खिलाफ। मैं आपको बता देना चाहती हूं, रूस ने कहा है कि बहुत से ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु बम दे देंगे। तो सवाल यह भी है कि कितने देश देंगे परमाणु बम। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि पहला, रूस चीन ने कैसे बढ़ाई है ईरान की ताकत, और दोनों बिफोर द अटैक, आफ्टर द अटैक। दूसरा है, इन 10 देशों में से कौन देगा ईरान को परमाणु बम। तीसरा है, ईरान में आखिर है क्या। क्यों कहा जाता है कि ईरान को फतेह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी कुछ ऐसी है। चौथा है, क्या अब जंग का मैदान बनेगा हॉर्मूज, तेल कारोबार ठप हो गया है। मैं आपको बता दूं, आज मार्केट खुलते ही कितना नीचे चला गया है। और पांचवा है, ईरान और इजराइल में कितने नए हमले हुए हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, सब कुछ आपको यहां पर जानने को मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के जो टॉप अफसर हैं मेदवेदेव, उन्होंने ये कहा है कि नंबर ऑफ कंट्रीज आर रेडी टू सप्लाई ईरान व्हाट, न्यूक्लियर बॉम्ब। मैं उनके पोस्ट भी आपको बता देती हूं। उन्होंने ट्विटर पर साफ कहा है कि किस तरीके से, देखिए, critical infrastructure of the nuclear fuel cycle appears to have been unaffected। सबसे पहले तो ये कहा कि जो अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है उसमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ ईरान को। फिर वो कहते हैं कि भैया ये रुकेगा नहीं, ईरान का प्रोडक्शन, न्यूक्लियर प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, बल्कि वो और ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अब डायरेक्ट सप्लाई करेंगी ईरान को न्यूक्लियर बम, क्योंकि भाई ईरान ने तो अभी तक बनाया नहीं है, अब तो बाहर से भी सप्लाई हो सकता है, यानी कि रूस भी करेगा। आपको पता है ना कि अभी कैसे फॉरेन मिनिस्टर अब्बास आरगची गए हुए हैं रशिया, तो पता नहीं कोई नई डील कर कर आ रहे हो। और जैसे कि दिमृति ने कहा है, तो ऐसा हो सकता है कि रूस अपने परमाणु वॉरहेड्स जो है वो ईरान को दे दे। ईरान पॉलिटिकल रिजीम है सर्वाइव, यानी जितने भी हमले हुए, पॉलिटिकल रिजीम जो ईरान का है वो और ज़्यादा ताकतवर होगा। वहाँ पर जो लीडरशिप है, वहाँ पर जो रिलीजियस सेंटिमेंट है, वो और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। और देखिए कैसे उन्होंने कहा है कि जबकि इजराइल तो अंडर अटैक है, इजराइल में तबाही मच गई है, यूएस ने खुद के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी है, यूएस के खुद के ही देश में उसके खिलाफ विरोध हो रहा है कि तुम लोग क्यों मिडिल ईस्ट की जंग में उतर गए। तो जैसे ही रशिया की तरफ से, उनके टॉप अफसर की तरफ से इस तरीके से बयान आए हैं, तो सच में खलबली मच गई है। वो देखिए, वो ट्रंप को डायरेक्ट कह रहे हैं कि ट्रंप अब भूल जाएं, अब उनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। उन्होंने जंग को बढ़ा दिया है। फिर वो कहते हैं कि कैसे the vast majority of countries are around the world oppose the actions of Israel in the United States। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के खिलाफ कई ऐसी कंट्रीज हैं जो उतर गई है। देखिए, मुस्लिम मुल्क में भी बहुत निंदा की गई है, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं। फिर यूएन में जो मीटिंग होती है उसमें भी ज़्यादातर देशों ने खिलाफ बोला है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के। सब ने कहा है कि भाई इंटरनेशनल लॉ इन्होंने तोड़ दिए हैं। लेकिन अगर हम बात रशिया और चाइना की करते हैं, और मेनली रशिया की करते हैं, तो देखिए ईरान को ये अभी नहीं है जो सपोर्ट करता हुआ आया है। रशिया ईरान को बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं आपको परमाणु प्रोग्राम के बारे में बता देती हूँ, तो 1990 के टाइम से रशिया ईरान को सपोर्ट करता हुआ आया है। उसका जो बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो सबसे पहला ऑपरेशनल पावर प्लांट है ईरान में, उसका पूरा जितना भी रिएक्टर्स हैं, जितना भी सामान आता है, भाई रशिया से आता है। रशिया ने 2025 में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि भाई नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ईरान में रशिया सेटअप करने वाला है। तो रशिया तो परमाणु टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा ईरान को दे चुका है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया में जो परमाणु बम का राजा है वो भी रशिया है। सबसे ज़्यादा उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। यूएस भी दूसरे नंबर पर आता है। तो इनफैक्ट रशिया ने और सिर्फ न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन नहीं किया है, मिलिट्री सपोर्ट किया है। चाहे आप 2024 की डील ले लीजिए, जिसमें उन्होंने अपने जितना भी इकोनॉमिक तरीके से, मिलिट्री तरीके से, हथियार के संबंध में, और देखिए ऐसा नहीं है कि ईरान रशिया की मदद नहीं करता। आपको पता है रशिया यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ है, तो खुद के जो ड्रोन्स हैं ईरान के, शाहिद ड्रोन्स, वो उसने रशिया को दिए कि भाई तुम लोग यूक्रेन को उड़ा दो। तो आप देख सकते हैं, और मैं आपको इस पूरे मैप से समझाना चाहूँगी कि कैसे आपने देखा कि यूएस ने फोर्डो, नतान्ज, इस्फहान पे हमले किए। खोंदाब पे इजराइल पहले ही हमला कर चुका था। और जो बुशेर पावर प्लांट है, जो ये नीचे आपको दिख रहा है, ये वाला रशिया की तरफ से ही पूरा संचालित होता है। यहाँ पर जितना भी फ्यूल है, जितना भी रिसोर्सेज है, वो सब रशिया की तरफ से आता है।
तो देखिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, अभी यूएन की मीटिंग हुई है, रशिया और चीन ने ईरान के समर्थन में बात किया। हालांकि चीन, मैं आपको बता दूं, वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली खेलता है, वो कह रहा है कि भाई सीज फायर करा दो, लेकिन रशिया का जो समर्थन है वो पूरी तरीके से बाहर आता है। मैं आपको थोड़ा सा चाइना के बारे में भी बता देती हूँ। जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है ना, चाइना और ईरान के बीच में बहुत मजबूत है। कैसे? क्योंकि चाइना लार्जेस्ट ऑयल कस्टमर है ईरान का। 80% चाइना का तेल कहां से आता है? ईरान से आता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है तो सबसे पहले तो झटका चाइना को ही लगेगा। तो चाइना और रशिया ईरान को बर्बाद होने नहीं देंगे, ईरान को ढहने नहीं देंगे, वो उसकी रक्षा करेंगे भाई, क्योंकि उसके डेवलपमेंट पे चाइना और रशिया भी टिके हुए हैं। इतना चाहे यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं, फिर भी आप देखिए कि ईरान, चाइना और रशिया कैसे ट्रेड पार्टनर्स हैं। इन तीनों के बीच में चाहे वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो, मिसाइल प्रोग्राम हो, मिलिट्री सप्लाईज हो, डिप्लोमेटिक रोल हो, हर तरफ ये तीनों कनेक्टेड रहते हैं। तीनों को आप भाई मान लीजिए। इनफैक्ट आप देखिए, जो ये वाला भी मामला चल रहा है, चाइना वैसे देखिए बहुत ज़्यादा ट्रेड में बिलीव करता है, वो उसकी कोई इस तरीके की कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि मैं किसी के लिए खड़ा हो जाऊं। तो इस वक्त भी वो एक तरीके से न्यूट्रल है, पर उसका इंक्लिनेशन, वो ईरान को डूबता हुआ नहीं देख सकता है। टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, चाइना ने कैसे, चाहे वो सामान हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, और ऐसा नहीं है कि ईरान चाइना को नहीं देता है, दोनों तरफ से पूरा समर्थन है। यूएन में मैंने आपको बताया कि दोनों ईरान के समर्थन में बोल रहे हैं। फिर अभी कैसे यूएस और इजराइल दोनों से पंगा मोल रहे हैं। रशिया ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी यूएस को कि तुम सोच के भी हमला मत कर लेना, मिडिल ईस्ट में तुम लोग आग लगा दोगे अगर तुमने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर दिया। लेकिन यूएस कहाँ रुकने वाला था, उससे तो कर दिया हमला। और देखिए, रशिया और चीन का तो चलो समझ में आता है, आपको पहले से ही पता होगा, ये लोग साथी हैं। तो नॉर्थ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी सामने आ गया है। यूएस स्ट्राइक को वायलेशन बताया है सॉवरेन राइट्स का, बोला है कि ये जो यूएस ने किया है वो ठीक नहीं किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया का रिलेशन भी बता देती हूँ। नॉर्थ कोरिया ने मजबूत किया है ईरान को किस तरीके से? मिलिट्री और टेक्निकल कॉर्पोरेशन में। नॉर्थ कोरिया ने ईरान को, और जो उसकी प्रॉक्सीज हैं जैसे कि हिजबुल्ला, हूती, हमास, उन सबको लिटरली उन्होंने जो है डायरेक्ट अपने हथियार, अपनी टेक्नोलॉजी दी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, 2023 में जो अटैक हुआ था, हमास को नॉर्थ कोरिया की तरफ से ग्रेनेड लॉन्चर्स मिले थे ताकि वो अटैक कर सके 2023 में। फिर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया हैज अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड स्कूड सी एंड बुरकान 1 मिसाइल टू द हूतीज। हूतीज को इन्होंने स्कड सी और बुरकान 1 मिसाइल दी थी। यानी सिर्फ वो ईरान को समर्थन नहीं करता है, ईरान के जो दोस्त यार हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, उनको डायरेक्ट हथियार भिजवाता है। Iranian technical expertise contributed to the design of North Korean missile silos. ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, ईरान की जो डिज़ाइनिंग है, उन्होंने नॉर्थ कोरिया में जो मिसाइल है उनकी डिज़ाइन में सहायता की। इन लोगों के बीच में अब कई सारे नॉर्थ कोरिया के साइंटिस्ट ईरान में देखे गए हैं। नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम सर्व्स एज अ मॉडल फॉर ईरान। यानी अभी तक ऐसा नहीं पता चल पाया है, एविडेंस है कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट कोई माल ईरान को दिया हो। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया का प्रोजेक्ट है, परमाणु प्रोजेक्ट है, वो एक एग्जाम्पल है ईरान के लिए कि भाई उनको किस तरीके से सैंक्शन से बचना है। ये जो यूएस के सैंक्शंस है ना, उस पर किस तरीके से बचना है, ये पूरा का पूरा मॉडल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस तरीके से एंटी यूएस स्टांस सब ईरान, नॉर्थ कोरिया का, चाइना का, रशिया का इस्तेमाल करता है। तो आप ईरान को अकेला मत मानिए। ये मैप देखिए आप, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये ईरान। तो आप देखिए कि ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। अगर इन चारों को मिला देते हैं आप, तो ईरान की ताकत फिर बढ़ जाती है। और फिर वही चीज़ होती है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता भी है, इजराइल यूएस एक तरफ होते हैं, तो फिर ये ईरान के पास भी अपनी टीम है। अब सवाल है कि 9 या 10 देश हैं जिनके पास परमाणु बम है, लेकिन ईरान को कौन परमाणु बम देना चाहता है? तो ये लिस्ट है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, तकरीबन आप 6000 ही लगा लीजिए, 5977 है वॉरहेड्स, तो आप 6000 मान लीजिए। तो रशिया सबसे पहला तो दावेदार, लेकिन एक तरीके से देखा जाए, अब उसने तो बोला है कि भाई दे सकते हैं, लेकिन अभी ये ऑफिशियल तौर से नहीं कहा जा सकता कि उठा के अपने बम दे देगा। यूनाइटेड स्टेट्स के पास कितने हैं? 5244, तो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स के पास। तो चाइना के पास 410 हैं,
फ्रांस के पास 290 है, फ्रांस नहीं देगा क्योंकि वो यूएस का साथी है। यूनाइटेड किंगडम के पास 225 बम है, लेकिन वो भी नहीं देगा, ऑब्वियसली वो तो खड़ा हुआ है यूएस के साथ। पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड है, पाकिस्तान दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान तो खुद कभी यूएस की बड़ाई करता है, कहता है ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलवा दो, और फिर कहता है कि जो यूएस ने ईरान पे हमले कर दिया है वो बहुत गलत किया है। तो एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए ना, ईरान का साथ दोगे कि यूएस का साथ दोगे, तो पाकिस्तान का आप कुछ क्लियर नहीं कर सकते, पर अगर फिर गई तो दे भी दे। आपने इस्लामिक बम का तो नाम सुना ही है ना, कि पूरा ये जितने भी 57 मुस्लिम देश है उसमें से सिर्फ एक अकेला पाकिस्तान ही है जिसके पास परमाणु बम है, एक ऐसा मुस्लिम मुल्क जिसके पास परमाणु बम है। तो पता नहीं भाई मुस्लिम भाई देश को दे दे। इंडिया के पास 150 से 160 वॉर है, और आपको पता है कि इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल ही रहता है। इजराइल के पास 80 से 90 वॉर हेड्स हैं। मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक अकेला इजराइल ही है जिसके पास परमाणु बम है, और वो ईरान दावे करता है कि हम लोग करें तो तुमको दिक्कत है, हम लोग अगर इनरिचमेंट कर रहे हैं तो तुमको दिक्कत है। वो इजराइल जो इतने टाइम से न्यूक्लियर बम बना के बैठा है और ऑफिशियल किया भी नहीं है, उसका क्या? तो ईरान को, इजराइल को कोई कुछ नहीं कहता है। नॉर्थ कोरिया के पास 30 से 50 बम है। तो देखिए, देने पर आती है बात तो सिर्फ रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। खैर, अब वो कितनी आगे बढ़ेगी जंग वो तो पता चलेगा, लेकिन मैं आपको और बता देती हूँ, रशिया और चाइना के देखिए ईरान के साथ मिलिट्री टेक ट्रांसफर है, ड्रोन और मिसाइल कॉरपोरेशन है, डिप्लोमेटिक कवर देते हैं दोनों यूएनएससी में ईरान को। सैंक्शन को कैसे इवेड किया जाए, जो यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं, तो कैसे एक पीछे माया जाल से, या कैसे एक डार्क वेब से, या डार्क फ्लीट से उन सबको हटाया जाए और अपना जो बिजनेस है, अपना कारोबार है, अपना पैसा है, वो बनाया जाए। वो दोनों सिखाते हैं, रशिया और चाइना दोनों ईरान को सिखाते हैं, और ईरान ने भी अपना अच्छा खासा नेटवर्क बना दिया है। अब देखिए नॉर्थ कोरिया कैसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है, चाहे वो मिसाइल ब्लूप्रिंट शेयरिंग हो, चाहे वो ईरान की जो शहाब मिसाइल है वो नॉर्थ कोरिया की नोडोंग और स्कड टेक से डिजाइंड है। न्यूक्लियर कैसा करना है, क्या प्रोग्राम बनाना है, क्या करना है, वो पूरा मॉडल देता है। कौन देता है? नॉर्थ कोरिया ईरान को देता है। शिपमेंट्स ऑफ बैंड मटेरियल्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो शिपमेंट भी करवा देता है, जो ऐसे बैंड मटेरियल है वो नॉर्थ कोरिया ईरान को दे देता है। नॉर्थ कोरियन साइंटिस्ट हैव एलिजिडली बीन स्पॉटेड इन ईरान स्पेशली ड्यूरिंग मिसाइल टेस्ट हो, सैटेलाइट लॉन्च हो, नॉर्थ कोरिया के साइंटिस्ट देखे गए हैं ईरान में। तो इनका जो अंदरूनी नेटवर्क है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर ये जंग बढ़ती है तो ये आप ये नहीं सोच सकते कि यूएस बीइंग अ सुपर पावर ईरान को खा जाएगा, ईरान को खत्म कर देगा। भाई ईरान को फतेह करना इतना भी आसान नहीं है। ईरान की जो पॉपुलेशन है वो 92 मिलियन है, दुनिया में 17वां सबसे बड़ा देश है ईरान, चाहे आप पॉपुलेशन के मामले में ले लीजिए, लैंड एरिया में मामले में ले लीजिए। जीडीपी इसकी 418 बिलियन डॉलर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.2% है, और अगर आप देखेंगे कि लिटरेसी रेट इसकी 89% है। जो इसके पास सबसे ज़्यादा है वो क्या है? ऑयल और गैस। इन दोनों के दम पे ईरान जो है आज इतना खाता है। एक तो कुछ रिपोर्ट भी आ रही थी कि इतना इन लोगों के पास ऑयल और गैस है कि ये सालों साल तक जंग को चला सकते हैं, सालों साल कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 90 नंबर पे ईरान आता है ऑयल प्रोड्यूसर में, और तीसरे नंबर पर आता है जब नेचुरल गैस की बात होती है। और अगर ईरान ने ऑयल और गैस रोक दिया, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां से पूरा 20% दुनिया का तेल पास होता है, वो रोक दिया, तो ईरान की एक पकड़ है दुनिया पे, और वही मैं आपको समझाने आई हूं। और देखिए ईरान के साथ क्या है, ईरान एकदम बीच में है मिडिल ईस्ट में। 7 ऐसे देश हैं जिसके इसकी बॉर्डर लगती है, इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये अब आप देखिए कि अगर आपको इसको फतेह भी करना हो, आप किस तरफ से करेंगे? ईरान और इराक में अच्छी बनती है, ईरान और तुर्की में अच्छी बनती है, ईरान और अजरबैजान में अच्छी बनती है, तुर्कमेनिस्तान में भी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो आप किस तरीके, अगर आपको इन्वेड करना हो, यूएस कल को सोचे कि हम इन्वेड कर देंगे ईरान में, सोल्जर्स उतार देंगे और तख्ता पलट करवा देंगे, तो कैसे? इट इज़ वेरी हार्ड। और जिस तरीके का ईरान का पूरा ये एरिया है, देखिए अगर आप यहाँ पे ये जो समुद्र वाला इलाका है, तो इन्होंने एक तरीके से फोर्टेस बना रखा है। इधर माउंटेनियस रीजन है, चाहे आप यहाँ पे ले लेते हैं तो वो इतने घने माउंटेन्स हैं कि आप वो एक किले की तरह हैं। कोई भी फोर्स जो है उसको बहुत ईजिली उसको सरपास नहीं कर सकती है। यहाँ पर बीच में इसके रेगिस्तान है,
वो भी बहुत खतरनाक हैं। तो किस तरीके से इन्वेड किया, ये फतह करना ईरान का किला इतना। और देखिए ऐसा नहीं है कि ईरान 17 भाई इतना भी बड़ा नहीं है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखेंगे तो ईरान से 6 गुना बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स है, ईरान से 6 गुना बड़ा यूरोप है, ईरान से 2 गुना बड़ा भारत है और ईरान से 5 गुना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। मैं आपको सिर्फ कंपेयर करके बता रही हूँ कि किस तरीके से ईरान का साइज है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, माउंटेन शील्ड, ये जो जागरोज और अल्ब्रोज रेंजेस है वो एक तरीके से किले की तरह काम करते हैं ईरान में। डेजर्ट बैरियर है, दशते काविर और दशते लुट जो है उसको पार करना एक नाइटमेयर की तरह है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का उसका पूरा एरिया है, यानी उसके पास इतना समय है कि अगर कुछ अटैक होता है तो वो कहीं दूसरी जगह जाके रीग्रुप कर सकता है। बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटी, भाई 7 कंट्रीज की बॉर्डर लगती हैं, तो आप किस तरीके से प्लान करोगे वो अटैक। नैरो स्ट्रेट कंट्रोल, ये जो चेक पॉइंट पे ईरान बैठा हुआ है ना, जो उसके हाथ में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जिसको अब तो बंद कर भी दिया, ऐलान उधर ईरान की जो संसद है उसने ऐलान कर दिया कि हम तो बंद कर रहे हैं। अब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ये लोग एक मैदान जंग भी बना सकते हैं। वहाँ से आपको पता है यूएस के, फ्रांस के, जर्मनी के, यूके के कितने शिप जाते हैं, कितना ऑयल पास होता है उधर से। सब पे एक तरीके से खतरा हो गया, वर्ल्ड मार्केट पे खतरा हो गया। अर्बन वॉरफेयर रेडीनेस, यानी उसके माउंटेन्स ऐसे हैं कि वो गुरिल्ला रेजिस्टेंस देते हैं। हार्ड टू रीच न्यूक्लियर साइट्स उसने इतना अंदर घुसा रखा है सुरंगों में। फोर्डो आपको पता है ना, हालांकि जो B-2 बॉम्बर्स हैं, जो ये GBU-57 है, उन्होंने अंदर जाके हमले कर दिए, लेकिन आप कितनी बार हमला करोगे। तो न्यूक्लियर साइट्स पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। लिमिटेड बीच हेड्स, यानी वो जो कोस्टल एक्सेस है ना वो बहुत ही कम है, और अगर जो है भी तो उन्होंने एकदम किले जैसा बना रखा है कि उसको आप पार नहीं कर पाओगे। क्लाइमेट हॉस्टिलिटी, ऐसी गर्मी पड़ती है, ऐसी आइसी विंटर्स होती है, तो क्लाइमेट कंडीशन में भी जो ईरान है उसमें बहुत वेरिएशन है और बहुत एक्सट्रीम वेरिएशन है। अब ये नक्शा देख लीजिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब ईरान कह रहा है मैंने तो इसको बंद कर दिया। अब जो पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन के बीच में ये जो पूरा का पूरा तेल पास हो रहा था, अब वो नहीं हो पाएगा। ये भी हो सकता है कि इस पूरे एरिया को बैटलफील्ड बना दिया जाए, क्योंकि यूएस की फ्लीट्स तो यहाँ पर हैं समुद्र में, तो वो यहाँ से हमला करती हैं। और मैं आपको बता दूं, भारत के लिहाज से भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाइना को तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन भारत को भी होगा, क्योंकि भारत का भी एक अच्छा खासा जो तेल आता है, जो ट्रेड का रास्ता है, वो यहाँ से आता है। और दूसरा, अगर आप रेड सी की बात करते हैं, लाल सागर की बात करते हैं, वो भी तो हूती विद्रोही आए दिन हमले करते रहते हैं वहाँ पर। तो ये 2 रास्ते हैं एक तरीके से, आप उसको अब देखिए कि अब वो डेंजर जोन में आने वाले हैं। हालांकि जो हमारी सरकार है, उन्होंने मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इतना भंडार है कि हम बहुत आगे तक चल सकते हैं, ये बंद होगा तो हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके पास भंडार है ना, अगर नया कंसाइनमेंट आएगा उसको आने में देरी होगी, प्राइजेस बढ़ेंगे। फिर अगर नेचुरल गैस की बात करते हैं, LPG सिलेंडर, महंगाई आएगी, ग्लोबल मार्केट, और वो तो आज ही पता चल गया, जैसे ही मार्केट खुला सब धड़ाम। चाहे आप US का मार्केट ले लीजिए, एशियन मार्केट्स ले लीजिए, भारत का मार्केट ले लीजिए, सब कुछ धड़ाम हो गया। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रिटेलिएशन के लिए ईरान इस्तेमाल करेगा, और अगर वैसा होता है तो वो एक तरीके से जंग मैदान बन जाएगा, और फिर जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन पे भी आंच आएगी। अब देखिए, मैं आपको बता रही थी कि लेटेस्ट हमले क्या हुए हैं। कल रात से ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं देखा गया है। पहले कहा गया कि ईरान की तरफ से एक मिसाइल चलाई गई टेस्ट करने के लिए कि आयरन डोम कितना बचा है इजराइल का, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो तो यमन की तरफ से आई थी, यानी हूती विद्रोहियों की तरफ से आई थी वो मिसाइल, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने जंग का ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ। हमास ने भी कह दिया है कि हम हमले करेंगे इजराइल पर। इंटरेस्टिंगली हिजबुल्लाह ने कहा है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसने कहा है कि हम नहीं करेंगे इजराइल पर हमले, हमने तो सीज फायर डील कर रखी है। ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो तेल अवीव से भी लड़ सकता है, यानी इजराइल से भी लड़ सकता है, और वो US से भी लड़ सकता है, तो हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा। ये सेटबैक है ईरान के लिए। कई लोग तो कह रहे हैं कि ईरान को अकेला छोड़ दिया, ईरान ने इतनी मददें की अपनी प्रॉक्सीज की, अब ये लोग उसको वापस रिटर्न नहीं कर रही हैं उस मदद को। खैर, अभी देखिए इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। ये मेरे पास अभी ताज़ा अपडेट ये आई है कि 6 एयरपोर्ट पर, चाहे वो वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल ईरान हो, वहाँ पर हमले कर दिए गए इजराइल की तरफ से ईरान में। सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च की गई है, स्टोरेज साइट पर हमले किए गए हैं। तो इजराइल का जो पूरा
एक तरीके से पूरा हमला है उसके पावर सेंटर्स पे, ईरान के पावर सेंटर्स ध्वस्त करने का वो चल रहा है। रॉयटर्स की खबर देखिए, ऑयल सर्जेस टू 5-month हाई आफ्टर यूएस हिट्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स। और ये तो सब हमने एंटिसिपेट किया ही था कि ये तो होने ही वाला है भाई। ऑयल की जो ये जितने भी ग्लोबल मार्केट में है शेयर हैं वो सब गिर जाएंगे, सब प्राइजेस आप देखिए कितनी बढ़ती हैं। ईरान इशू स्टार्क वार्निंग टू ट्रंप द गैम्बलर वी विल एंड दिस वॉर। इतना सब कुछ होने के बाद भी ईरान जो है ना वो अपनी बातों में रुक रहा है ना वो अपने एक्शन में रुक रहा है। ईरान कह रहा है और उसने यूएन में जाके पूरी दुनिया के सामने यूएनएससी काउंसिल में कहा है कि अब जो ये गैम्बलर है ना ट्रंप, हम उसको बताएंगे और हम उन्होंने शुरू किया है, हम अंत करेंगे। तो आप ईरान का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाहे यूएस और इजराइल अब साथ में आ गए हैं लेकिन फिर भी ईरान को कोई खौफ नहीं है। खमनेई ने भी कह दिया है अब अमेरिकन को, अब इजराइल को कोई नहीं बचा सकता, ना हम नेगोशिएशन करेंगे ना हम पीछे हटेंगे। और इनफैक्ट कह रहा है कि हम तो तुम सबको खत्म कर देंगे। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।